वेलकम टू माय चैनल बिंदास मानिनी व्यूअर्स। साथियों, सबसे पहले तो हमारे पिछले वीडियोस की जो आपने सराहना की और जो सुझाव पेश किए उसका हम दिल से धन्यवाद करते हैं। इसी के साथ ही कोशिश रहेगी कि वो कमियां हम दोबारा ना दोहराएं और आगे और प्रोसीड करते करें अच्छी वीडियोस के साथ और अच्छी क्वालिटीज़ के साथ। हमारे टॉक शो मुद्दे की बात शारदा के साथ के पिछले वीडियो में साथियों, हमने आपको पूरे चुनावी तंत्र को समझाने का प्रयास किया था। हमने आपको समझाने का प्रयास किया था कि किस तरह से सभी पार्टियां कम हो या ज़्यादा, पर सभी लगभग सभी पार्टियां देश की कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियलिस्ट से प्रभावित होती हैं, इन्फ्लुएंस्ड होती हैं, जिस इन्फ्लुएंस के चलते कई बार गलत नीतियां बना दी जाती हैं और समाज का सर्वहारा वर्ग जो कि हमेशा की तरह उसको हताशा ही हाथ लगती है और हमेशा की तरह वो निराश ही होकर रह जाता है। आज के हमारे वीडियो में साथियों हम 18वीं लोकसभा के चुनावों पर और विस्तृत चर्चा करेंगे। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए साथियों, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इन दिनों चुनावी गहमा गहमी में जहां पॉलिटिकल पार्टियां जनता को प्रभावित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, घर घर गली गली झुग्गी बस्तियों से लेकर हर एक गांव शहर की खाक शांति हुई घूम रही हैं, वहीं वोटर अत्यंत परेशान है। वह उलझन में भी है कि उसको उसकी समस्याओं का समाधान असल में उसका क्या रास्ता होगा एंड वो किसे चुने, किससे अपनी समस्याओं के समाधान की बात करें। इन्हीं सब बातों का जवाब आज हम जानने के लिए बातचीत करने के लिए शारदा मैम के पास आए हैं। चलिए जानते हैं कि इस विषय में मैम क्या सलाह दे रही हैं। सबसे पहले तो मैं वेलकम करना चाहूँगी हमारी शारदा मैम का। वेलकम मैम, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू आवर शो। वेलकम टू ऑल व्यूवर्स एंड नेहा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर, जो समाज उपयोगी मुद्दे हैं, उन पर ऐसे विचार विमर्श के लिए हमें आमंत्रित करते हैं। और हम चाहते हैं कि राजनीतिक चेतना लोगों के दिलो दिमाग में अच्छी तरह से डेवलप हो। इसी के लिए आपका और हमारा सामूहिक प्रयास आगे बढ़ेगा। शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग मैम। तो आगे बढ़ाते हैं हम अपनी चर्चा को और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ये जानने से कि चुनाव का मायने ही है खोखले वायदों की बरसात। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात आपने बिल्कुल सही कही नेहा जी। आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो चुनावों का मतलब ही जनता के दिलो दिमाग में ये बैठ गया है कि चुनाव जो हैं अपने आप में खोखले जुमले और खोखले वायदों का एक पीरियड है, एक समय है, जहां हर कोई राजनीतिक दल भर भर के लाएगा अपने पिटारे। घोषणा पत्र के रूप में इतने सारे वायदे किए जाएंगे हर एक पार्टी के द्वारा और जनता को गुमराह करने की, जनता को अपने फेवर में वोट डलवाने की भरसक कोशिश करते रहेंगे ये लोग। और वस्तु स्थिति से अवगत हुए बिना भोली भाली जनता, राजनीतिक रूप से अचेत, जिन्हें राजनीति का कक्खा नहीं समझाया गया 76 वर्षों में, आज़ादी आंदोलन का या नवजागरण आंदोलन का जो प्रयास हमारे महर्षियों ने किया, हमारे जो मनीषियों ने किया, हमारे जो शिक्षाविदों ने किया, रिवोल्यूशनरीज ने किया, जो हमारे पूरे इसके योद्धाओं ने किया आज़ादी आंदोलन के, उस सारी की सारी राजनीतिक चेतना को आज़ादी के बाद धीरे 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 इस चुनावी तंत्र ने एकदम से एक सौदा बना दिया है। और वो सौदा जनता को केवल गुमराह करने के लिए और जनता के वोट, जनता के टैक्स के पैसे से, जनता के वोट से राजनीतिक दल अपनी ताकत को वैधानिक दर्जा दे लेते हैं और फिर तमाशा और दिखावा करते हैं कि देखिए हम ही जनता के सच्चे सेवक हैं, हमें ही जनता ने अपनी सेवा के लिए चुना है, जो कि एक तरह का बहुत भयंकर फ्रॉड है, धोखा है।
क्योंकि शुरुआती दौर को अगर छोड़ दें, थोड़े से शुरुआती दौर को अगर छोड़ दें, जब आज़ादी आंदोलन के कुछ योद्धा, कुछ लोग इस समझौते से मिली आज़ादी में, आज़ादी के बावजूद भी जनता के प्रति समर्पित थे, तो आज हम देखते हैं कि धीरे 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 जनता के मुद्दों से कटकर ये सारी की सारी व्यवस्था आज पूंजीपतियों की मुट्ठी में कैद हो चुकी है। आज़ादी आंदोलन पर भी उन्होंने कब्जा अपना जमा लिया था, आज़ादी आंदोलन पर कब्जा जमा लिया था, इसीलिए आज़ादी के बाद एक के बाद एक हुए चुनावों में वो लुटाते रहे पैसा, और उसके बाद सरकार बनने के बाद वो लूटते रहे पैसा। तो एक तरह का सौदा था, सौदा है कि भाई तुम हमें चंदा दो, हम तुम्हें धंधा देंगे, और फिर उस धंधे से तुम कमाई करना, फिर देश के संसाधन जो गरीब मजदूर, किसान, मेहनत, युवा, छात्र, नौजवान, महिलाओं की मेहनत से खड़े हुए हैं संसाधन, उन पर तुम पूंजीपतियों का हम बेझिझक बिना किसी अड़चन के कब्जा होने देंगे। तो जो कब्जा हुआ वो धीरे धीरे उस तरीके से हुआ था, लेकिन अब उस कब्जे को खुल्लम खुल्ला बिल्कुल बेशर्मी के साथ होने दिया जा रहा है, ये कह के कि भाई ये तो देश का विकास कर रहे हैं। हाँ, विकास तो हो रहा है ना, विकास हो रहा है। अडानी का देखिए तो कितने कम दिनों में वो विश्व का नंबर 1 और नंबर 2 का बन गया अमीर व्यक्ति। विकास हो रहा है अंबानी का, विकास हो रहा है टाटा का, विकास हो रहा है बिरला का, विकास हो रहा है महिंद्रा का, विकास हो रहा है इन सारे जिंदल बिंदल मित्तल पित्तल इन सब का। और आम जनता का क्या हाल है? आम जनता गरीबी की, भुखमरी की इंडेक्स में 112वें या 118वें नंबर पर पहुंच गई 125 देशों में से। अब सोचिए, मतलब नीचे से हम लोग कितनी खराब हालत में पहुंच गए हैं। देश का इतना बड़ा तबका, 20 करोड़ लोग अगले टाइम के खाने के लिए तरस रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसका विकास हो रहा है? मुट्ठी भर पूंजीपतियों का, उस कॉरपोरेट का, जो कॉरपोरेट बोरी खोल देता है चुनावों के टाइम, और फिर पॉलिटिकल पार्टियां सत्ता में आने के बाद बैंकों के मुंह खोल देती हैं, खजाने का मुंह खोल देती हैं, उन पूंजीपतियों को कर्जे देने के लिए, उनके कर्जे माफ करने के लिए। बीते दिनों में 55 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों को देकर एनपीए में डाल दिया गया। उनके कर्जे जो है धड़ाधड़ माफ कर दिए जाते हैं। किसान कोई 5,000 का कर्जा भी अगर लेता है, 10,000 20,000 का कर्जा लेता है तो उसके घर पे नोटिस चिपक जाता है। कोई मजदूर लेता है तो उसको तो अपनी, अगर वो रेडी ले रहा है 5,000 रुपए की, तो उसको उठा ले जाते हैं बैंक। इनका कुछ नहीं उठता, इनका कुछ नहीं है। इनको तो उठाकर उल्टा फॉरेन का रास्ता बता दिया जाता है कि भाई जा तू किसी द्वीप पे जाकर ऐश कर, अपने दोस्तों के साथ पार्टियां कर, अपने खूब मौज कर, क्योंकि पैसा तो इनका नहीं है ना, पैसा तो उस मेहनत कश आवाम का है। उस आवाम ने, जिसने की पसीना बहाया है अपनी रोटी रोजी कमाने के लिए, जिसने 300 रुपए का सिलेंडर 1200 में खरीदा है, जिसने 34 रुपए वाले पेट्रोल को 100 रुपए से ऊपर खरीदने और उसी के आधार पर महंगाई की, कमर तोड़ महंगाई की मार झेली है, वो सारा पैसा तो जनता का है। लेकिन जनता को उल्टा बताया जाता है। कई साथी कहते हैं अरे ये तो देश का विकास करे, अरे भाई अपनी बुद्धि है, भाई अपनी अकल है, भाई उन्होंने कमाया है भाई। अरे भाई किसने कमाया है? पसीना बहाया है किसने? हमारे खदानों में काम करने वाले मजदूरों ने, हमारे खेतों में किसान करने वाले किसानों ने, हमारे सड़क पर रोड़ी और बजरी कूटने वाले उन मेहनत कशों ने। तो ये उन युवाओं ने जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं बेरोजगारी के चलते। वही जो कभी दिल्ली की अगर हम बात करें, जो डेसू होता था, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी अंडरटेकिंग करके कुछ उसका नाम था, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अंडरटेकिंग, उसका एक क्लर्क 50-60 हजार रुपए तनख्वाह लेता था, एक मीटर रीडर
50, 60, 70, 80 हजार तक तनख्वाह लेता था। आज हमारे युवा 8, 8, 10, 10 हजार पर रखे गए हैं। किसको फायदा करने के लिए? बिजली का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। कंपनियों का फायदा हो रहा है। और दूसरी तरफ हमारे युवा बेरोजगार जो बेचारे लाइन लगाए खड़े हैं, उनको 80 हजार की बजाय 8 हजार तनख्वाह मिल रही है। तो विकास किसका हो रहा है? विकास तो हो रहा है कंपनियों का, BSNL का, टाटा का। और लुटाई किसकी हो रही है? उस गरीब माँ बाप की, जिनके बेटे को पढ़ाने के लिए उन्होंने लोन लिया है, जिन्होंने उधार लिया है, कोचिंग दिलवाई है, ट्यूशन दिलवाए हैं, महंगे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाए हैं, और उसके बाद वो कर क्या रहा है? या तो कॉल सेंटर में मल्टीनेशनल कंपनियों का जर खरीद गुलाम बनकर 12-12 घंटे काम कर रहा है, या फिर वो दर की ठोकरें पिज़्ज़ा सप्लाई करने में लगा है, या वो बर्गर, पिज़्ज़ा और इन सब आउटलेट्स का या ऑनलाइन शॉपिंग के लिए स्कूटी पे बेतहाशा दौड़ रहा है सड़कों पे। बेशक एक्सीडेंट होके मर जाए, कोई उसके लिए आगे पीछे कुछ नहीं है, उसको कोई उसके लिए चिंता नहीं है, सरकार को या उस पूंजीपति को जिसने उसको नौकर खरीद कर बनाया हुआ था। तो इस तरह से ये चुनावी प्रक्रिया का ही खेल है। यही आज 18वीं लोकसभा के लिए तैयारी हो रही है। ओके, सो मैम, जैसा कि आपने बताया कि चुनाव का मायना ही है खोखले वायदों की बरसात। झूठे वायदे कर दिए जाते हैं जिन्हें पूरा पता नहीं वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पर भोली भाली जनता उनकी बातों में आ जाती है और फिर ठगी सी रह जाती है, महसूस करती है। और आगे आपने ये भी बताया कि जिस प्रकार से नौकरियां सब खत्म हो रही हैं, बिजली विभाग का आपने उदाहरण दिया कि मतलब कम पैसे में नए बच्चों को रखा जा रहा है, कम पैसे में उनको लाइक एक मज़दूर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो यही हाल सिर्फ बिजली विभाग का तो नहीं, लगभग सभी सरकारी क्षेत्र के में जो भी डिपार्टमेंट हैं, सभी में स्थायी नौकरियां तो लगभग खत्म सी कर दी गई हैं। तो आगे मैम हम ये जानना चाहेंगे कि भाई मेरे हाथ एक किताब लगी जिसका शीर्षक है 18वीं लोकसभा के चुनाव में मतदान करने से पहले विचार करें। ये इसका हमारे पास एक हिंदी एडिशन भी है और एक इंग्लिश एडिशन भी है। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि हाउ यू कैन बुक दीज स्लॉट ऑफ योर्स। हम मैम इसमें मैंने कहीं पढ़ा कि 2 भारत और उसकी 2 तस्वीरें, तो इसका थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करने की। नेहा जी, आपने जिस पुस्तक की बात की है, ये बहुत ही आज के संदर्भ में ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही राजनीतिक चेतना को आम जनता के अंदर साधारण शब्दों में जागरूक बनाने के लिए, आम जनता के अंदर एक राजनीतिक चिंतन विकसित करने के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। ये पुस्तिका हमारे जो सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं कॉमरेड प्रभास घोष, उनके विभिन्न समयों पर दिए गए भाषणों को संकलित करके बनाई गई है। और उस पुस्तिका के प्रेरणा स्रोत हैं कॉमरेड शिवदास घोष, जिन्होंने सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1948 में की थी। और उन्होंने उसी समय कहा था कि आज़ादी तो नहीं मिली है, आज़ादी अगर हम कहें तो किसको मिली है? मुट्ठी भर कॉरपोरेट को मिली है, पूंजीपतियों को मिली है, क्योंकि वो पूंजीपति जो भारतीय समाज को अपने जुमलों में उलझाने के लिए अपने मैनेजर्स चुनेंगे। पॉलिटिकल पार्टियों के जो नेता होंगे वो उनके मैनेजर होंगे, और वो मैनेजर क्या करेंगे? जो उनके आका उनको आदेश देंगे। तो उस समय की परिस्थितियों को देखकर, जिन परिस्थितियों में कॉमरेड शिवदास घोष, जो कि आज़ादी आंदोलन के एक धुरंधर योद्धा थे, जिन्होंने अपनी बहुत यंग एज से, जब वो 9th क्लास में थे, जैसे भगत सिंह 9th क्लास से ही आज़ादी आंदोलन से जुड़ गए थे, वैसे ही कॉमरेड शिवदास घोष अपने परिवार, घर सब कुछ छोड़कर आज़ादी आंदोलन से जुड़े थे, अनुशीलन समिति के सदस्य बने, और उसके बाद उन्होंने लगातार जेल की यातनाएं सही, और जेल की यातनाएं सहते सहते और पुलिस के अत्याचार सहते सहते उन्होंने देखा कि आज़ादी आंदोलन की जो दिशा भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और हमारे पुनर्जागरण के, नवजागरण के मनीषियों ने जो आज़ादी
आंदोलन का बैकग्राउंड तैयार किया था, सामाजिक परिवर्तन का जो आगाज किया था, जिसको आगे बढ़ाते हुए रिवोल्यूशनरीज अपने देश को एक नई किरण, नई आधुनिक आज़ादी और आधुनिक डेमोक्रेटिक वैज्ञानिक मूल्य बोध के साथ डेवलप करना चाहते थे, उन सब का सफाया कर दिया गया। यहाँ तक कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो देश को आज़ाद कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज बनाते हैं बर्मा में जाकर, सिंगापुर में जाकर, उनको भी कांग्रेस से निष्कासित कर दिया जाता है, क्योंकि वो जो बात कर रहे थे वो उन्हीं बातों को जो सचमुच में सच्ची आज़ादी के लिए आवश्यक थी वो बातें कर रहे थे। तो वो तो बातें इनको चाहिए नहीं थी, इनको तो समझौता करना था। काले अंग्रेजों को सत्ता चाहिए थी गोरे अंग्रेजों से, उन्होंने वो सत्ता हथिया ली, और सत्ता हथियाने के बाद 1952 से लेकर एक के बाद एक मैनेजर्स का चुनाव होता गया, मैनेजर्स बदलते गए। और उसी बात को उन्होंने उस समय कह दिया था कि सच्ची आज़ादी के लिए जनसंघर्ष, सामाजिक चेतना, सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा, आधुनिक, वैज्ञानिक, डेमोक्रेटिक और मानवतावादी, मानव मूल्यों पर आधारित शिक्षा की आवश्यकता है। और इस व्यवस्था ने सबसे पहले शिक्षा पर आघात किया। शिक्षा जो कि हर समस्या को हल ढूंढने का रास्ता बताती है, शिक्षा जो कि एक मानव को एक जानवर से इंसान बनाती है, उसको इन्होंने धर्मांधता से ओतप्रोत, उसको इन्होंने केवल रोजगार, अपना रोजगार पाने का साधन, और शिक्षा को इन्होंने एक ऐसा हथियार बना लिया जिसके माध्यम से ये बहुसंख्यक समाज को टुकड़ों में बांटने का इनका जो मंशा थी वो था पूरा हो गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो पूंजीपति वर्ग था उसकी सेवा के लिए एकजुट समाज, विकसित समाज और बुद्धिजीवी समाज तो नहीं चाहिए, इनको तो धर्मांधता में डूबा हुआ टुकड़े टुकड़े समाज चाहिए ना। क्योंकि किसी भी बात को लेकर अगर मान लो समस्याएं, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि जो समस्याएं हैं वो सारे समाज की साझी हैं, चाहे वो रोजगार की समस्या है, चाहे वो शिक्षा की समस्या है, चाहे वो महंगाई की समस्या है, चाहे वो असुरक्षा की समस्या है, वो सारे समाज की समस्याएं एक हैं। तो फिर हिंदू, मुसलमान, दलित, सुवर्ण का मतलब ही नहीं है। समस्याएं साझी हैं तो संघर्ष भी साझा होगा, समाधान भी साझे होंगे। इन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिया समाज को, और वो टुकड़े टुकड़े आज तक हर एक चुनाव में कर दिए जाते हैं। चुनाव में टिकट इस आधार पे दिया जाता है कि कहाँ से किस जाति की वोट के लिए किस कैंडिडेट को खड़ा किया जाए कि वो जाति की सारी वोट उसे मिल जाए। इस तरह से खड़ा किया जाता है कि किस धर्म की, कौन सा धर्म के लोग वहां पर ज्यादा हैं, और लुभावने वायदे तो तुम देख ही रहे हो किस तरह से किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर समाज के टुकड़े टुकड़े इन्होंने किए हैं। यही इस चुनाव का सबसे खतरनाक बिंदु है। बिल्कुल सही मैम, आपने कहा कि धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है और भोली भाली जनता उनकी बातों में आ भी जाती है। ज़्यादातर तो देखा गया है कि अन्य धर्मों को तो फिर भी बुला दिया जाता है, लेकिन हिंदू और मुस्लिम इनके बीच में एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इंडिया, पाकिस्तान और या फिर अदर कंट्रीज़ आर आल्सो लाइक अपोजिंग द मुस्लिम कंट्रीज़, मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्रीज़। तो उनको लगता है कि इससे मतलब ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा और ज़्यादा चर्चाएं उनकी होंगी और ज़्यादा उनको क्या कहें कि पब्लिसिटी ज़्यादा मिलेगी। तो मैम हम ये जानना चाहेंगे कि असली हिंदू कौन है, क्योंकि ये बहुत चल रहा है कि भाई भारत, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, और लाइक पहले तो हिंदू सोए हुए थे, हिंदू अभी 2014 से जागे हैं, एंड मैनी अदर थिंग्स लाइक दैट। तो लोगों को मिसकंसेप्शन है, तो सनातन के बारे में मिसकंसेप्शन है लोगों को। हिंदू धर्म, असल में हिंदू धर्म क्या है उसके बारे में मिसकंसेप्शन है। तो हम जानना चाहेंगे कि असली हिंदू कौन है और हिंदू धर्म प्रवर्तकों का धर्म के संबंध में दृष्टिकोण क्या था। तो नेहा जी, आप पूछ रहे हैं कि ये धर्मांधता या धर्म के सवाल पर सीधे सीधे मैं आना चाहूँगी कि आज
असली हिंदू कौन है, नकली हिंदू कौन है, ये सवाल उठाना ही बेईमानी है, बेवकूफ़ी है, जनता को गुमराह करना है। हम पूछते हैं कि हमारे देश में जो महापुरुष हुए हैं, जो विवेकानंद जी जैसे महामानव हुए हैं, जिनको ये धर्मांधता में डूबी हुई पार्टियां भी मानती हैं, क्या उनकी बात को झुठला देंगे आप? उन्होंने कहा है कि सबके प्रमाण मिलते हैं। किस किस चीज़ के प्रमाण मिलते हैं? उन्हीं के शब्दों में हम अगर देखें तो उन्होंने कहा है कि उस पुराण में जिन व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है वे वास्तविक हाड़ मास के व्यक्ति थे अथवा काल्पनिक पात्र। उदाहरण के लिए रामायण को ही लिया जाए तो उन्होंने कहा था कि राम नाम का कोई व्यक्ति कभी रहा भी हो, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। ये मैं नहीं कह रही हूँ, या इस किताब में कोई व्यक्ति नहीं कह रहा है, ये केवल वो महापुरुष कह रहे हैं जिन्होंने पूरा हिंदू धर्म पर भयंकर रूप से व्याख्यान दिया पूरे विश्व के सामने और शिकागो में जाकर, और उसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हमारे देश में विवेकानंद जी को है, एक मानवतावादी चिंतक के रूप में। तो उन्होंने कहा था कि मैं पूछना चाहता हूं कि चैतन्य देव, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद हिंदू जिन्हें अवतार मानते हैं, उनके ज़माने में भी तो बाबरी मस्जिद थी। उनमें से किसी ने भी नहीं कहा कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि पर बनी हुई है। क्या वो कायर और डरपोक थे? ऐसा नहीं है। ये खेल था जो एक पार्टी ने शुरू किया, दूसरी पार्टी ने उसको हथकंडा अपना लिया और उसके बाद सत्ता की सीढ़ी बना लिया। आगे विवेकानंद जी कहते हैं कि पहले भूखे को रोटी दो, उसके बाद उससे धर्म की बात करना। उन्होंने आगे कहा है, मैं ऐसे भगवान में विश्वास नहीं करता जो हमें इस लोक में रोटी न दे सके हैं और स्वर्ग में मुझे नित्य मंगल और चिरंतन स्वर्ग सुख प्रदान कर देगा। ऐसा क्या, कौन सा भगवान है? आज जो भूखे लोग, उन्हें भूखे आदमी को भोजन न देकर केवल मंदिर में पूजा अर्चना में व्यस्त रहने को मैं भर्त्सना करता हूँ। उन्होंने कहा था, करोड़ों रुपए खर्च कर काशी वृंदावन के देवता के कमरे में कभी कपाट खुल रहे हैं, कभी बंद हो रहे हैं, कभी देवता कपड़े बदल रहे हैं, कभी देवता स्नान कर रहे हैं, और ऐसे इस देश के करोड़ों असली देवता भूखों मर रहे हैं। और दूसरी तरफ अरे हजारों टन तेल के दिए जलाए जा रहे हैं दिवाली के नाम पर। 22 जनवरी को करोड़ों मतलब लोगों को भूखे मारते हुए ये घर घर में चावल पहुंचा रहे हैं। चावल 4 दाने चावल के पहुंचाने ही हैं तो भाई 10-10 किलो बासमती चावल पहुंचा देते उनके घरों में, बना के खा तो लेते। तुम उनको महामानव जो मतलब बनाकर, ऐसे धर्म को हम क्या कहेंगे? जो मतलब कई बार मुझसे भी सवाल करते, तो क्या आप हिंदू नहीं हो, तो क्या आप धर्म नहीं मानते? हम कहते हैं हम हिंदू भी हैं, हम धर्म भी मानते हैं, लेकिन उन सबसे पहले हम एक इंसान हैं और हर एक इंसान के अंदर हम सचमुच का भगवान देखते हैं। इसीलिए हम मानव मात्र की सेवा, मानव मात्र के उत्थान, मानव मात्र की शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, रोटी, सुरक्षा, इन सब के लिए संघर्षशील हैं। उन्होंने कहा आगे, विवेकानंद जी आगे कहते हैं, हम मानव जाति को उस स्थान पर ले जाना चाहते हैं जहाँ न तो वेद होगा, न बाइबल होगी और न ही कुरान होगा। हालांकि यह काम वेद, बाइबल और कुरान के समन्वय से ही पूरा करना होगा। हम सिर्फ सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु भाव ही नहीं रखते, बल्कि सभी धर्मों को सत्य मानते हैं। इसलिए यह नितांत स्वाभाविक है कि एक ही साथ पूरी तरह से स्वतंत्र और निर्विघ्न रूप से मेरा बेटा बौद्ध हो, मेरी पत्नी ईसाई हो, मैं स्वयं मुसलमान हो सकता हूँ। और ये समाज में मुस्लिमों को खत्म करना चाहते हैं। अरे पूरे विश्व में ये जो कॉर्पोरेट है, ये विश्व के जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र संसाधनों से भरे हुए हैं, वो वहाँ पर मुस्लिम आबादी है। उनको बदनाम किए बिना, उनको ISIS और दूसरे वो जो आतंकी संगठन खड़े किए बिना
ये वहां पर कब्जे नहीं कर सकते। और उन्हीं संगठनों को ये खुद खड़े करते हैं, हथियार सप्लाई करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और फिर उन्हीं के नाम पर मुसलमानों को बदनाम करके पूरे विश्व में जहर घोलते हैं। तो ये कॉर्पोरेट का खेल है भाई, ये उन कैपिटलिस्ट कंट्रियों का खेल है, कंट्रीज का खेल है, जो पूरे विश्व की संपदा पर कब्जा करना चाहते हैं। और मानवता को, चाहे वो पर्यावरण का मुद्दा है, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा है, चाहे चिकित्सा का मुद्दा है, चाहे वो किसी भी प्रकार का मानव निर्माण, मानव के चरित्र का कोई भी मुद्दा है, उन सब को भुलाकर केवल पूंजी पर केंद्रित करना चाहते हैं। इसी से धर्म जो है आज एक घृणा का हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, घृणा के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है धर्म को, जो कि धर्म एक प्यार प्रेम का सामंजस्य का एक आधार था, जिसे कभी बर्बर मानव को सभ्य बनाने के लिए पैगंबर और उन्होंने इसको इस्तेमाल किया था। एक इतनी चिरंतन संस्कृति, 5000 साल पुरानी निरंतर चलती आ रही संस्कृति को इन्होंने इतना बदनाम बना दिया, इतना बदनाम कर दिया हिंदू धर्म के नाम पर, कि ये आज जहर की खेती कर कर सत्ता का रास्ता ढूंढ रहे हैं। और सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियां इस खेल का हिस्सा हैं। हमारी SUCI को छोड़कर सारी की सारी पार्टियां, SUCI केवल एकमात्र ऐसी पार्टी है जो धर्म के उस रोल को, जो उसने सदियों पहले निभाया, समझती है कि अब धर्म का रोल विज्ञान के आने के बाद सीमित हो गया है और वो एक व्यक्तिगत मसला हो गया है। वो सामाजिक रूप से आज समाज का कल्याण नहीं कर सकता। आज धर्म केवल व्यक्तिगत रूप से आप पूजा अर्चना कीजिए, लेकिन समाज में जहर मत फैलाइए धर्म के नाम पर। या मैम, आपकी बात से हम पूरी तरह से सहमत हैं। जैसा कि आपने समझाया कि धर्म का की आड़ में, धर्म का सहारा लेके हर कोई अपने आप को सही और दूसरे को गलत साबित करने में लगा हुआ है, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कोशिश अंधविश्वास को बढ़ावा देने में रहती है। रामनवमी से पहले रामनवमी मनाना, तो मतलब दिए जलाना, ताली बजाना, तो ये चीज़ें मतलब एक अंधविश्वास की ओर मतलब इशारा करती हैं, जिससे कि हम ये मानते हैं कि वैज्ञानिक सोच पर एक तरह से हमला हो रहा है। तो इस हमले के कारण ही अगर हम देखेंगे तो और बहुत सारी परेशानियां पैदा हो रही हैं समाज में, विश्व में। तो इसके बारे में कुछ मैम और हमें जानकारी दीजिए। देखिए नेहा जी, ये आपने बहुत सही सवाल उठाया कि आज हर एक पार्टी, हर एक व्यक्ति जो वैज्ञानिक चिंतन नहीं रखता, वो बहुत जल्दी इस पार्टियों के फैलाए हुए जाल में फंस जाता है, शिकार हो जाता है। 22 जनवरी को आपने देखा कि दिवाली मनाने का आह्वान किया गया। कोरोना के टाइम में आपने देखा कि ताली और थाली बजाकर कोरोना भगाने का एक प्रपंच रचा गया। 95 की, आई थिंक 95 या 96 की बात है, 95 की ही है मेरे ख्याल में। आपने देखा कि गणेश जी ने दूध पिया। वो दूध जो एक मोची का थड़ा भी पी रहा था, वो गणेश जी ने पी लिया, पूरे विश्व में पी लिया। इसी तरह से अभी आप देख रहे हैं कि मतलब हजारों टन तेल के दिए जला दिए हैं, भगवानों के नाम पर रथ यात्राएं निकाली जा रही हैं, भगवानों के नाम पर मंदिर मस्जिदों में सर नवाए जा रहे हैं। मतलब हर एक पार्टी कंपटीशन में लगी हुई है। किसी में ये हिम्मत नहीं आई, करोड़ों इनके वोटर हैं इन सभी पार्टियों के, मानो कि एक पार्टी जो सत्ता में बैठी है उसे अगर आप छोड़ दें, उसको अगर हम ये कहें कि भाई वो तो जो है धर्मांध है, लेकिन ये दूसरी पार्टियां इतना साहस नहीं जुटा पा रही कि वैज्ञानिक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए उनके सभी ऐसे कर्मों का खुले में सड़क पर आकर विरोध करें। इनके कार्यकर्ता भी, इनके नेता भी, इनके भी जो बड़े बड़े देख रहे हैं कि एक नेता कंपटीशन में जनेऊ पहन रहा है, वो अगर जय श्री राम बोल रहे हैं तो दूसरे नेता कह रहा है जय हनुमान है। मतलब कंपटीशन धर्मांधता फैलाने का लगा हुआ है, कंपटीशन पीछे धकेलने का लगा हुआ है, जनता को आगे बढ़ाने का नहीं है।
क्योंकि शिक्षा की नई नीति को इन्होंने इस तरह का बना दिया है जिसमें ये पूरा का पूरा साइंटिफिक चिंतन, अरे डार्विन थ्योरी तक को हटा दिया है। और अभी तो मैं सुन रही हूँ, कल परसों की ही न्यूज़ है कि केंद्रीय यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हिमाचल में इन्होंने एक संघ के प्रचारक को प्रोफेसर ऑफ एक्सीलेंस करके कुछ पोस्ट बनाई है, उसको वहाँ पर नियुक्त कर दिया प्रचार करने के लिए। अभी जो सारी यूनिवर्सिटियों में नए नए जो पद भरे जा रहे हैं, सभी संस्थाओं में, चाहे वो बीसी के पद हैं, चाहे वो लेक्चर प्रोफेसर के पद हैं, चुन कर भरे जा रहे हैं कि कौन कितना बड़ा धर्मांध है, कौन कितना बड़ा तुम्हारी आइडियोलॉजी से ओतप्रोत है। इसी को लेकर इन्होंने जो नई शिक्षा नीति NEP 2020 बनाई है उसमें, और इसीलिए पूरे देश की सारी पार्टियां खुलकर सड़क पर इसके विरोध में नहीं आ रही हैं, क्योंकि जैसे ही वो इसका विरोध करेंगी तो ये धर्म विरोधी मानी जाएंगी। लेकिन हम लोग कर रहे हैं, ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी इसका विरोध कर रही है, हमारी सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी कर रही है। तो मैम, जैसे आपने बताया कि अंधविश्वास को बढ़ावा किस तरह से दिया जाए और वो और बढ़े और बड़े पैमाने पर उभर कर सामने आए और लोग अंधविश्वास में ज़्यादा से ज़्यादा पड़ जाएं, तो इसके लिए विभिन्न तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। तो मैम, इसके अलावा लाइक इन सारी सिचुएशंस को अगर हम वैज्ञानिक सोच नहीं रखेंगे और इन अंधविश्वासों में पड़े रहेंगे, ये इसके अलावा पर्यावरणीय संकट भी मतलब देश के ऊपर, विश्व के ऊपर मंडरा रहा है। तो इसमें कुछ सुधार, मतलब ये पार्टियां या ये चुनाव, इनके माध्यम से हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नेहा जी, ये जो आपने पर्यावरण संकट की बात की, ये आज विश्व स्तर पर पूरी पृथ्वी का जीवन संकट में है। पूरी पृथ्वी पर जनजीवन क्या, पेड़ पौधे और सभी प्रकार के वनस्पति, प्राणी जगत सभी संकट में हैं। और उसका एकमात्र कारण है विश्व स्तर पर संसाधनों का दोहन, वनों का काटा जाना, अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए जल जंगल ज़मीन पर पूंजीपतियों का कब्जा होना, आदिवासी, मूल निवासी और जो जंगलों में, गिरी कंदराओं में और जो समुद्र किनारे पे और ऐसी जगहों पर रहने वाले लोग हैं, उन लोगों के जीवन को डिस्टर्ब करते हुए इसके विकास के नाम पर इस तरह का प्रयास किया जा रहा है, इस तरह का अटैक किया जा रहा है। प्रयास ही नहीं, इसको तो मैं अटैक कहूँगी, कि उनकी बस्तियाँ उजाड़ी जा रही हैं, उनके जंगल काटे जा रहे हैं। अभी आप देखिए ना, ये जो मणिपुर संकट आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या केवल मैती कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी की लड़ाई है? नहीं, ये इसके पीछे भी कॉरपोरेट का वहाँ पर पाम ऑयल की खेती के लिए, पाम की खेती के लिए, जो कि बहुत ही मतलब आज मुनाफे का धंधा बना हुआ है। फिलीपींस में कितने जंगल बर्बाद कर दिए, इंडोनेशिया में सारे जंगल काट दिए, कहाँ जंगलों को बर्बाद नहीं किया जा रहा है। और अभी 4.5 लाख हेक्टेयर जंगलों का सफाया अदानी को ठेका दिया है। वो हस्तनी उसका कुछ नाम है, हस्ती जंगल या कुछ ऐसा। और वहाँ के आदिवासी लड़ रहे हैं। इसी तरह से बॉम्बे के उस जंगल को काटने का ठेका ये कह रहे हैं डेवलपमेंट। जब इंसान ही नहीं रहेगा, जब कोरोना जैसे वायरसों का अटैक हो जाएगा और ये मानवता ही संकट में पड़ जाएगी, तब तुम इस विकास का क्या करोगे? तब तुम इन बड़ी बड़ी मेट्रोज और इनका क्या करोगे? अरे भाई, इंसान पैदल तो चल सकता है लेकिन सांस लिए बिना जिंदा नहीं रह सकता। अभी देखा था ना, ऑक्सीजन की कमी से धड़ाधड़ लोग मरे हैं पूरे विश्व में। कौन है जिम्मेदार? ये पूंजीवाद जिम्मेदार है, ये कॉर्पोरेटाइजेशन जिम्मेदार है, जिसने संसाधनों पर कब्जा करने की होड़ में मुनाफा और केवल मुनाफा, और ये सभी पूरे विश्व में हो रहा है। और खास करके उन देशों में, तीसरी दुनिया के देश, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जिनको पहले इन्होंने इनकी लूट करी, इनको बर्बाद किया, और अब इनके संसाधनों पर कब्जा करके ये सत्ता को, सरकारों को अपनी मुट्ठी में ले लेते हैं, अपनी कठपुतली सरकारें स्थापित कर देते हैं।
और वहाँ के संसाधनों को मतलब बेतहाशा लूट ये करते हैं। दूसरी तरफ युद्धों को ऐसा स्वाभाविक बना दिया है। अब देखिए यूक्रेन वॉर स्वाभाविक हो गई। यूक्रेन वॉर में कोई अब कोई बात ही नहीं कर रहा है। इसी तरह से गाजा पट्टी पर बेचारे मर रहे हैं लोग, तो मर रहे हैं, किसी को कोई चिंता ही नहीं है। इसी तरह से मणिपुर का संकट, मणिपुर में जो हो रहा है हो ही रहा है, और नए नए संकट खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि हथियार बेचकर इनको मुनाफा होता है। हथियारों के बिना इनकी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो चरमरा रही हैं, पूंजीपति देशों की, पूंजीवादी देशी अर्थव्यवस्था वाले देश। इसलिए ये या तो अटैक करेंगे, जल जंगल जमीन को कब्जे में करेंगे, या उससे भी जब काम नहीं चल रहा तो ये हथियारों को बना कर लोगों को मरवाएंगे, और उसी में दुनिया के किसी भी कोने में युद्ध हो रहा है वो सब चाहते हैं। अमेरिका जैसे देश, इजराइल जैसे देश, जापान और ये जो हथियार उत्पादक देश हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, ये चाहते हैं युद्ध बने रहें। युद्ध बने रहेंगे, इनके हथियार बिकते रहेंगे, मानव मरते रहेंगे, और मरते रहें तो मरते रहें, इनके पैसे, इनकी तिजोरियां भरी रहनी चाहिए। हमारे देश में भी उसी तरह की व्यवस्था, उसी तरह की जो कारस्तानी ये कॉरपोरेट कर रहा है, और पूंजीवादी सरकारें जो कठपुतलियां बनाई जा रही हैं, आपको और हमें पता भी नहीं चलता, आम जनता को पता भी नहीं चलता इनके कब सौदे होकर और चुनावी चंदे के रूप में इलेक्ट्रल बॉन्ड का भी भंडाफोड़ हुआ है, कब ये उनके साथ सौदे करके सत्ता पर कब काबिज हो जाएंगे। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, XYZ ABC कोई भी हो, किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सारी की सारी पार्टियां हमाम में सब नंगे हैं। सारी की सारी पार्टियों का उद्देश्य है सत्ता पर काबिज होना, पूंजीपतियों की सेवा करना, जल जंगल जमीन को बेचना, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी को खरीद फरोख्त की वस्तु बनाना, ज्यादातर लोगों को अनपढ़, अशिक्षित, अज्ञानी रखना, अंधविश्वास और दूसरे जो 5000 साल पुरानी कहानियां कह के लोगों को गुमराह करना, और आपस में लड़ने मरने के लिए खड़े करना। इनको वैज्ञानिक चिंतन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक चिंतन होगा तो लोग सवाल करेंगे। इनको डेमोक्रेटिक वैल्यूज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पूंजीवाद की शुरुआत में डेमोक्रेटिक वैल्यूज, समानता, भाईचारा, बंधुत्व, ये इससे पूंजीवाद की शुरुआत हुई थी। अब पूंजीवाद का जो एक फांसीवादी रूप है वो सामने आ रहा है, और भारतीय चुनाव प्रक्रिया आप देख रहे हैं कि उस फांसीवाद के जरिए ही देश के लोगों को गुमराह करके सत्ता में काबिज होने की एक उसका प्रक्रिया का अंग है चुनाव प्रक्रिया। और इस चुनाव प्रक्रिया में किसी को कोई राहत नहीं मिलनी, केवल कुछ समय के लिए डंडे झंडे पकड़ने वालों को 200-400 रुपए की आमदनी हो जाएगी, नारे लगाने वालों को हो जाएगी, पोस्टर बैनर छापने वालों को हो जाएगी, बाकी कॉरपोरेट का पैसा झोंक दिया जाएगा, सरकारी खजाने खाली कर दिए जाएंगे, और फिर सरकारी संसाधनों को जो भी पार्टी सत्ता में आई उनको बेचकर हमारे देश को और कंगाल कर दिया जाएगा। और कंगाल, दिन पे दिन कंगाल होता जा रहा है देश। हाँ, 2.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया देश के ऊपर। तो ये सब कहानी इस चुनावी राजनीति से इसका कोई समाधान होने वाला बिल्कुल नहीं। तो मैम, जैसा आपने हमें बताया कि जिस तरह से मौजूदा पर्यावरण संकट आ रहा है और वैज्ञानिक सोच पर हमले हो रहे हैं, इसके अलावा पूंजीपति वर्ग द्वारा लगातार फांसीवाद का प्रभाव, फांसीवाद थोपा जा रहा है जनता के ऊपर, तो इससे तो यही साबित होता है कि देश की जनता की नैतिक रीढ़ को तोड़ने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, वो चाहे सरकार कर रही हो या पूंजीपति वर्ग कर रहा हो या जो भी है। तो एट द एंड मैम, हम वापस आएंगे अपने उसी मुद्दे पर जिस पर हमने शुरुआत की थी अपनी इस चर्चा की, चुनाव। तो चुनाव 2024, इसके नतीजे दरअसल कौन तय करता है, और अपने लिए जनता को सही राजनीति पहचाननी होगी तो उसके लिए जनता क्या करे? देखिए नेहा जी, आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि जनता क्या करे। जनता को ये अच्छी तरह से समझ लेना होगा कि धर्म, जाति, लिंग, शहर, गांव, मजदूर, किसान, छात्र, युवा, नौजवान, महिलाएं, ये सब
आज भयंकर संकट में है। और ये भेद जो है ना खड़े करके पूंजीपति वर्ग टुकड़ों में समाज को बांटने का जो प्रयास लगातार प्रयास करता रहता है, उसके खिलाफ हमें खड़ा होना होगा और एकजुट होना होगा और ये समझना होगा कि ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई पुरुष महिला की असमानता है, ना ही कोई गांव शहर और मजदूर किसान की असमानता है। हमारे वर्ग केवल दो ही हैं। एक वर्ग है जो सत्तारूढ़ है, जो पूरी की पूरी संसाधनों पर काबिज है, और सत्तारूढ़ कोई बीजेपी कांग्रेस आम आदमी नहीं है, सत्ता में पूंजीपति वर्ग है और जिसका शोषण हो रहा है वो सर्वहारा वर्ग है, अर्थात जिसका सब कुछ छीन लिया गया है, उसके पास उसकी केवल मेहनत बची है, उसके पास केवल अपनी मेहनत के अलावा कुछ भी नहीं है। अपनी उस मेहनत के दम पर ही वह सर्वहारा वर्ग अपने पूरे साथियों को, चाहे वो मजदूर हैं, किसान हैं, महिला, युवा, नौजवान, छात्र, सभी एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए राजनीतिक चेतना के साथ संगठित होकर अपनी ताकत के साथ खड़े होकर आवाज बुलंद करें। चुनावों पर निर्भर ना करें कि चुनाव में ये हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, इस बार इनका घोषणा पत्र ये कह रहा है, उनका घोषणा पत्र ये कह रहा है, हम चुने कि कौन सा घोषणा पत्र अच्छा है। सब एक है और सब में कमोबेश वही बातें होंगी। और अगर ये झूठ मूठ के घोषणा पत्र होंगे भी तो चुनाव के बाद सबकी एक जैसी राजनीति होगी। इसलिए हर एक व्यक्ति को समझ लेना है कि वो किस वर्ग से संबंध रख रहा है। दो ही वर्ग है, एक है खून चूसने वाला वर्ग जो कि सत्ता में काबिज है, एक है जिसका खून चूसा जा रहा है वो वर्ग जो कि आज मेहनत कश है। आज समझ लीजिए कि 57 घरानों के पास, 57 या 55 घरानों के पास इस देश की 50% क्या 57% संपदा मुट्ठी में कैद हो गई है। दूसरी तरफ कितने कम में इस देश की लगभग 145 करोड़ आबादी गुजारा कर रही। क्या होती है 57 फैमिली, 57 कॉर्पोरेट घराने, और दूसरी तरफ 145 करोड़ आबादी। तो कहाँ कोई सिमिलरिटी है? हाँ, लोगों के अंदर जो एक धोखा, एक भ्रम फैलाया जाता है कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम दलित हो, तुम स्वर्ण हो और तुम महिलाओं हो, तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना है, आज ये खराब हो गया, आज वो खराब हो गया। ये सब व्यवस्था जो है बनाई जा रही है, नशे की तरफ युवाओं को धकेला जा रहा है, हाथ से रोजगार छीना जा रहा है, लाखों क्या करोड़ों पद खाली पड़े हैं, उन खाली पड़े पदों को खत्म कर दिया जा रहा है, एलिमिनेट कर दिया जा रहा है, बजाय उन पर नियुक्तियां करने के काम धंधे सब चौपट हो रहे हैं। बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को व्यापार, छोटे व्यापारों को निगल रही है। छोटे दुकानदार अपने झंडा झोली उठा के बेचारे सड़क पर खोमचे लगाने के लिए मजबूर हैं। उनके जो चले चलाए धंधे थे वो सारे इन बड़ी बड़ी कंपनियों के मॉल्स आ जाने से ठप हो रहे हैं। जीएसटी लागू कर देने से, नोटबंदी लागू कर देने से, नोटबंदी है, जीएसटी है, या मतलब रात के 12 बजे या 8 बजे कह दिया कि भाई कोरोना लॉकडाउन, उन सब ऐसी हरकतों से इस देश की मजदूर जनता, करोड़ों लोग सड़कों पर मतलब दम तोड़े हैं। और दूसरी तरफ लाखों फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, 40, 50, 60 लाख फैक्ट्रियां बंद हो गई। अब सोचो उनमें कितने परिवारों का गुजारा हो रहा था, कितने दुकानदारों की दुकानें बंद हो गई, कितने लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, युवा कितने बेरोजगार। और अब जाके देखिए मुखर्जी नगर में क्या मतलब तमाशा बना हुआ है। यहाँ देख लीजिए आकाश इंस्टीट्यूट के सामने कोचिंग मतलब युवाओं की जवानी के 10 साल कोचिंग में निकल रहे हैं। माँ बाप कर्जा ले लेकर उनको कोचिंग, ना वो कॉलेज में एडमिशन पाते हैं। अब शिक्षा की इतनी दुर्दशा कर दी है कि एक साधारण बीए के लिए भी उसको सीयूटी देना पड़ेगा। इसका मतलब तुम्हारे कॉलेज, तुम्हारे स्कूलों की पढ़ाई जीरो है। क्यों फिर कोई स्कूल जाएगा? क्यों किसी ने पढ़ाना है? फिर तो वो जाके कोचिंग सेंटरों में सीयूटी की तैयारी ऑब्जेक्टिव टिक में लगाएगा और अपने दाखिले पा लेगा। तो ये जो दिन पे दिन मतलब पतनशील व्यवस्था और मरणासन पूंजीवाद, क्योंकि पूंजीवाद अब समाज को कुछ नहीं दे सकता, केवल जनता का संघर्ष, और उस संघर्ष के लिए जनता की जन कमेटियां, महिलाओं की बने, पुरुषों की बने, मजदूरों की बने, किसानों की बने, हमारे युवा छात्र नौजवानों की कमेटियां बने, और घर घर मतलब इस बात के लिए हमारी ये किताब एक बहुत सुंदर रास्ता बता रही है। इस किताब के माध्यम से आप जान पाएंगे कि हमें क्या करना है। हमें चुनावी मैदान में
इनकी इसकी कुश्ती, नूरा कुश्ती नहीं देखनी है। इस नूरा कुश्ती से अपनी समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढना है। हमने वो रास्ता देखना है, वो रास्ता चुनना है और उस रास्ते के लिए प्रयास करना है जिससे मानव मात्र की सचमुच की मुक्ति संभव है। और वो मुक्ति का रास्ता इस किताब में बताया गया है। ये कॉमरेड शिवदास घोष के बताए रास्ते पर और कॉमरेड प्रभाष घोष जी के द्वारा, जो हमारे एसयूसीआई कम्युनिस्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया के, तो उनके द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। और मैं चाहूँगी कि हर कोई इस पुस्तक के माध्यम से समस्याओं के समाधान को जाने और इस ये जो पूंजीपतियों का खेल है चुनावों के रूप में संसद पर काबिज होने का, उस खेल को समझकर इन चुनावों को इसी नज़रिए से देखे कि ये हम इस खेल को समझ चुके हैं और हम जानते हैं कि ये लोग हमारा कोई कल्याण नहीं कर सकते। कल्याण होगा केवल हमारे संघर्ष से, हमारी एकजुटता से और हमारी सोच, सही विचारधारा, सही चिंतन और सही पार्टी के नेतृत्व में। और वो पार्टी कौन सी होगी? अब सवाल ये उठता है कि हम तो सभी पार्टियों को कह रहे हैं, लेकिन वो पार्टी जनता के जन आंदोलनों के द्वारा नेतृत्व उभरने के बाद जो विचार सबसे उत्तम विचार है वो है एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी का, जो कि वो बता रहा है कि भाई चुनावी राजनीति को छोड़कर हमें संघर्ष की राजनीति पर आना पड़ेगा और अपने सवालों के जवाब ढूंढने पड़ेंगे। और सवाल हमारे बहुत सारे हैं, यही मेरा कहना है। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें इतनी जानकारी दी चुनावों को लेकर और हमें जागरूक किया। उम्मीद है कि हमारी जनता भी समझेगी इन मुद्दों को। और यदि आप भी इस पुस्तक की कोई कॉपी लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड को ज़रूर देखें। एंड में नंबर आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर, और उस नंबर पर कॉल करके और आप अपनी कॉपी बुक करवा सकते हैं। होम डिलीवरी अवेलेबल हो जाएगी। और एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसा कि मैडम ने पूरे विस्तार से बताया कि किस तरह से लोकतंत्र संकट में आया हुआ है और यही मौका है कि आप इस लोकतंत्र को इस संकट से निकाल सकते हैं और अपने लिए एक सही नेतृत्व की तलाश करते हुए और सही चुनाव के ज़रिए, चुनाव नीति के ज़रिए और सही इंसान को चुने। और उम्मीद है कि आप समझेंगे कि लोकतंत्र संकट में है और इसको मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए आप मतदान करेंगे। धन्यवाद।